Hello everyone, I am Muid Ahmed Siddiqui और this is the very first live online session of the Management Accounting F2 exam of the ACCA qualification और अपने सेशन में सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई एम मुइद अहमद सिद्दीकी और ये कि आई होल्ड द ACCA एफिलिएट स्टेटस। ACCA किया हुआ है मैंने, तमाम पेपर्स मेरे ACCA के पास हैं। इसके अलावा ये है कि मैं मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशंस के, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस के स्टूडेंट्स को लाइक ACCA, सिमा, इस तरह के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ 2018 से। और इसके अलावा मेरा काफ़ी साल का ऑडिटर और अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस भी है। यहाँ पे इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं जैसे कि बॉटम लेफ्ट पे मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है और मेरा नाम लिखा हुआ है। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं वाया फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन और जो भी यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मैं अवेलेबल हूं, वहां पर आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। चलें, अब जैसे कि ये आज हमारा सबसे पहला सेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग F2 एग्ज़ाम का, ACCA क्वालिफिकेशन का। तो F2 एग्ज़ाम जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है और यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग की वो ब्रांच है या वो किस्म है या वो पार्ट है अकाउंटिंग का जो क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को फॉर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोल। यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग की टाइप है जो मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट में बैठे हुए लोगों को, मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल के लिए, ताकि वो सही डिसीजन मेकिंग कर सकें और सही तरह से बिजनेस को चला सकें। सो स्पीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, जैसे मैंने आपसे कहा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो स्पीकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जो आगाज है वो होता है डाटा से। डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये दो टर्म्स ऐसी हैं जिनको नॉर्मली हम, आपने देखा होगा, लोग जो है ना वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? डाटा इज द रॉ फॉर्म। डाटा एक रॉ फॉर्म है जो कि जरा मीनिंगलेस सी चीज होती है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस डाटा। लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। देखें, अब मैं बोलूं कि दो गोल, ये बात जरा समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं बोलूं 2 goals स्कोर्ड इन अ मैच। एक मैच में या एक फुटबॉल के मैच में 2 गोल किए गए, ये बात आ रही है समझ में। अब मैं बोलूं भाई 2 गोल, 2 गोल से मुराद क्या हो सकता है? कि किसी एक खिलाड़ी ने, मिसाल के तौर पे मेरा फेवरेट है रोनाल्डो, तो रोनाल्डो ने जो है वो 2 गोल किए हो एक मैच में, ठीक है। हो सकता है किसी का फेवरेट है लियोनेल मैसी, तो मैसी ने 2 गोल किए हो एक मैच में, ठीक है। हो सकता है कि एक टीम ने 2 गोल किए हो एक मैच में, हो सकता है कि एक टीम ने 2 गोल किए हो एक हाफ में, 45 मिनट्स में, ठीक है। तो दिस इज मीनिंगफुल थिंग, दिस इज इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर हम बोलें just 2 goals, this is data, this is something that does not make sense, does not makes does not make sense, makes नहीं होगा बल्कि make होगा। does not make sense, this is something that does not make sense,
तो ये डाटा जो है ना वो एक मीनिंगलेस सी चीज है। इसको जब हम प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन की फॉर्म में एक मीनिंगफुल फॉर्म में लाते हैं तो ये कहलाता है इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे कुछ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पे, जस्ट वेट अ मिनट। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रिसर्चर्स, एक एग्जाम्पल दी हुई है छोटी सी। रिसर्चर्स हु कंडक्ट मार्केट रिसर्च सर्विस। कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च सर्वे कर रहे हैं, मार्केट का सर्वे कर रहे हैं। माइट आस्क मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों से, पब्लिक के कुछ लोगों को मुखातिब किया और क्वेश्चनियर्स, उनसे क्वेश्चनियर्स फिल करवाए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में। ठीक है। ये जो क्वेश्चनियर्स हैं ये क्या है, ये डाटा है। ये जो क्वेश्चनियर्स हैं ये क्या है, ये डाटा है। अच्छा, अगर आप में से किसी को नहीं पता कि क्वेश्चनियर क्या होता है तो यहाँ पे ये मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चनियर क्या होता है। क्वेश्चनियर एक लिस्ट होती है जिसमें मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके बारे में आपने जो है वो मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए हुए पब्लिक को। मिसाल के तौर पे इस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पसंद आई, क्या इस प्रोडक्ट की पैकिंग आपको पसंद आई, क्या हम ये प्रोडक्ट जो जिस प्राइस पे बेच रहे हैं आपके ख्याल से ये प्राइस इसकी ठीक है या कम होनी चाहिए इससे। तो इस तरह के सवालात जो हैं वो क्वेश्चनियर्स में होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चनियर क्या होता है, एक लिस्ट होती है, एक चेक लिस्ट भी कहते हैं इसको कभी। एक तरह की एक लिस्ट होती है या चेक लिस्ट होती है जिसमें मुख्तलिफ सवालात किए जाते हैं और लोगों का ओपिनियन लिया जाता है। ठीक है। दे आर प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सर्वे। अच्छा, अब इन क्वेश्चनियर्स को क्या किया कि इन्होंने प्रोसेस किया, एनालाइज किया इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सर्वे। और इसको प्रोसेस इस तरह से किया, इसको एनालाइज करने के बाद एक रिपोर्ट इन्होंने बनाई। और ये रिपोर्ट जो है वो पेश की गई किसको, मैनेजमेंट को पेश की गई, ताकि मैनेजमेंट क्या कर सके, मैनेजमेंट में बैठे लोग अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके। तो देखें, जब हमने क्वेश्चनियर्स फिल करवाए, जब हमने क्वेश्चनियर्स फिल करवाए तो ये क्या है, ये डाटा है। ये इतनी मीनिंगफुल चीज नहीं है। लेकिन जब इस क्वेश्चनियर से हमने रिपोर्ट बनाई तो ये एक मीनिंगफुल फॉर्म है, ये इंफॉर्मेशन है। और ये इंफॉर्मेशन आगे हमने किसको दी, मैनेजमेंट को प्रोवाइड की। तो यही काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग तो करते हैं। अकाउंटिंग तो आपने पढ़ी होगी कि डेबिट क्रेडिट, जैसे आपने पढ़ा होगा डेबिट क्रेडिट, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, रेवेन्यूज। ये सब हो सकता है कि आपने अगर इससे पहले अकाउंटिंग पढ़ी है तो आपने पढ़ा हो। तो ये सब हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में का जो काम है, जो असल काम है या जो असल मकसद है, वो ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसको, मैनेजमेंट में बैठे लोगों को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। आगे चलते हैं। अब जब इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या क्वालिटीज होंगी इंफॉर्मेशन की। पहली बात तो ये कि इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होनी चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में दो मैनेजर्स हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर और दूसरा जो है वो है फाइनेंस मैनेजर। एक प्रोडक्शन मैनेजर है, दूसरा कौन है, फाइनेंस मैनेजर है। ठीक है। अब फाइनेंस मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। देखिए, प्रोडक्शन मैनेजर का काम है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है वो प्रोडक्शन मैनेजर के लिए रेलिवेंट होगी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कंपनी की फाइनेंसिस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो किसके लिए रेलिवेंट है, वो फाइनेंस मैनेजर के लिए रेलिवेंट है। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन हम जिस शख्स को दे रहे हैं या जहां भी हम इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं वो
उसके लिए क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहूँ कि एक पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट आई है मीडिया में, एक मिसाल है कि एक पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट आई है मीडिया में कि हमें कोविड के रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर देने चाहिए, कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस आज के हालात में हमें ख़त्म कर देने चाहिए। फ़र्ज़ करें ये स्टेटमेंट किसी अखबार में लिखी हुई है, लेकिन असल में उस पॉलिटिशियन ने क्या कहा था? उस पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमें कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म कर देने चाहिए, अगर पेंडेमिक की सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाती है। अगर हम पेंडेमिक की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमें कोविड-19 के मेजर्स को क्या करना चाहिए? कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करना चाहिए। ठीक है? तो अगर मीडिया ने इस पॉलिटिशियन की जो स्टेटमेंट है, देखें पूरी स्टेटमेंट क्या है कि कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने चाहिए, अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, अगर सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन अब मीडिया अगर ये पूरी बात जो है वो पूरी बात कोट ना करे पॉलिटिशियन की, तो क्या होगा? पॉलिटिशियन जिस शख्स ने भी ये बात कही है, जिस सियासतदान ने भी ये बात कही है, क्या होगा? उसकी रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है, लोगों में जो है वो एक केओस क्रिएट हो सकता है, मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। ठीक है? तो इंफॉर्मेशन जब हम पहुंचाएं या जब हम कम्युनिकेट करें तो उसको कंप्लीट होनी चाहिए, वरना जो है हमारा कुछ नुकसानात हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक दिन आपको पता चला, कोविड की बात कर लेते हैं, आप एक दिन उठे और आप अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगे, लेकिन अचानक आपको जो है कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि आज छुट्टी है, आज लॉकडाउन है, पूरे शहर में लॉकडाउन है कोविड की वजह से। आप वापस जाके सो गए। अब जब आप उठे दोपहर को 11 बजे 12 बजे, जब आप उठे, आप नींद पूरी करके पूरी तरह से अपनी उठे दोपहर को 12 बजे 1 बजे, तो आपको पता चला कि भाई आज तो लॉकडाउन नहीं है, बल्कि जो है वो शहर में सब कुछ चल रहा है। ठीक है? और आज छुट्टी नहीं थी, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि आपने तो छुट्टी कर ली, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली और आपने छुट्टी कर ली। तो छुट्टी करने से क्या हुआ कि जो आपकी सैलरी है उसमें से क्या होगा कि पैसे कट जाएंगे। तो जब पैसे कट जाएंगे तो क्या होगा? आपका नुकसान हो जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन अगर इनएक्यूरेट हो तो इससे भी क्या हो सकता है? नुकसान हो सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, बहुत एक आसान सी बात है। मिसाल के तौर पे आप एसीसीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें आप कोई जवाब लिख रहे हैं, अगर वो जवाब क्लियर नहीं है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता, तो डेफिनेटली यू विल लूज मार्क्स। तो जो भी कहने का मकसद ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरह भी आप इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, वो क्या है? वो क्लियर होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंस, देखिए यहाँ पे एक टर्म मैं बताऊंगा, अथॉरिटेटिव। अच्छा देखें इसका ना मतलब क्या है? कॉन्फिडेंस कहने का मकसद है कि आप जिस सोर्स से भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, वो सोर्स जो है ना ऑथेंटिक होनी चाहिए, या इसको आप यूं कर लें, जस्ट वेट अ मिनट। देखें कि जिस सोर्स से भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, वो सोर्स जो है ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये सोर्स जो है ना वो ऑथेंटिक होनी चाहिए कि आपको उस पर कॉन्फिडेंस हो। मिसाल के तौर पे दो टीवी चैनल्स हैं, एक है हमारा जाना माना बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल, दूसरा है आपका कोई लोकल लोकल रीजनल कोई न्यूज़ चैनल है। ठीक है? देखिए आपको किस पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा?
जाहिर सी बात है आपको बीबीसी पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि ये ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है। ठीक है, तो जहां से इंफॉर्मेशन आ रही है वो सोर्स आपकी क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ताकि आप उसके ऊपर रिलाई कर सकें, उस पर कॉन्फिडेंस शो कर सकें। कम्युनिकेशन देखें, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना जरूरी है, नेसेसरी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। जाहिर सी बात है अगर आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वो इंफॉर्मेशन भी किसी काम की नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एक जगह पे किसी शहर में एक वेदर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, और उस वेदर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट को जो है वो पता चलता है कि अगले 24 घंटों में बहुत तेज बारिश होने वाली है। अगर ये इंफॉर्मेशन अगर ये इंफॉर्मेशन वेदर डिपार्टमेंट जो है वो अ, नहीं पहुंचा पाता लोगों तक, किसी वजह से उस शहर के लोगों तक नहीं पहुंचा पाता जहां पे बारिश होने वाली है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। तो इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना जो है वो जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं टाइमली पे। देखें, इंफॉर्मेशन टाइमली होनी चाहिए, मतलब एक बहुत अक्सर ऐसा होता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए जो है वो रेलेवेंट होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको वेदर रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है वेदर डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो ये क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन जो है ना वो टाइमली होनी चाहिए। यानी कि अगर 24 घंटे में बारिश होने वाली है, अगर 24 घंटे में बारिश होने वाली है, तो ये इंफॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर जो है वो उस शहर के लोगों तक पहुंच जानी चाहिए। अगर इसके बाद वो कम्युनिकेट करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बल्कि जितना जल्दी पहुंच जाए उतना बेहतर है, ताकि लोग अपना इंतजाम कर लें। इंफॉर्मेशन कंसाइज होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आप जो है ना इंफॉर्मेशन में अननेसेसरी डिटेल्स अननेसेसरी डिटेल्स जो है उनको शामिल ना करें। ठीक है, तो अगर आप अननेसेसरी डिटेल बहुत ज़्यादा शामिल कर देते हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन भी जो है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगी। जाहिर सी बात है अगर आप अननेसेसरी डिटेल, अब मिसाल के तौर पर आपको कोई इंफॉर्मेशन, अब मिसाल के तौर पे आपकी जो है वो एक किताब है, F2 की स्टडी टेक्स्ट है, अब या कोई भी किताब है जो आप पढ़ रहे हैं, फर्ज करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो किताब आप पढ़ रहे हैं, अब अगर देखें अक्सर ऐसा होता है, यहाँ पे एक बात मैं बता दूं, अगर आप मुख्तलिफ ऑथर्स की मुख्तलिफ बुक्स आप ले लेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो देखें उसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके F2 एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि वो टॉपिक्स जो हैं वो F5 एग्जाम के लिए हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर के लिए हो, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पेपर के लिए हो, ACCA के। ठीक है, तो अभी आप कौन सा दे रहे हो, आप MA का पेपर दे रहे हो। ठीक है, और उसके अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी लिखी हुई हैं, उसके अंदर एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी लिखी हुई हैं। मिसाल के तौर पे एक हमारे पास बहुत मशहूर बुक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कॉलिन ड्ररी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, एक बहुत मशहूर किताब है कॉलिन ड्ररी। इसको अक्सर लोग जो है ना वो ACCA में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस किताब में मसला क्या है कि इस किताब में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की भी चीज़ें, पेपर F5 की भी चीज़ें दी हुई हैं, इसके अंदर पेपर P5 से रिलेटेड भी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कहने का मकसद ये है कि अगर आप जो है ये पूरी किताब पढ़ेंगे, लेकिन पेपर आपको सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देना है, अभी F2 का देना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप जो है ना वो पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, बल्कि आप सिर्फ वो टॉपिक पढ़ोगे जो आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट है। एक मिसाल है, ठीक है, तो जो है ना इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन कंसाइज होनी चाहिए। बाकी जो चीजें जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ये क्या है, ये आपके लिए अननेसेसरी डिटेल्स है, ये आपके लिए अननेसेसरी डिटेल्स है। ठीक है,
ये आपके लिए अननेसेसरी डिटेल है। तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें ये अननेसेसरी डिटेल ना हो, इन्फॉर्मेशन कंसाइज हो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, यही वजह है कि एसीसीए ने क्या किया हुआ है, अपने स्टडी टैक्स जो है स्टूडेंट को दिए हुए कि भाई ये स्टडी टैक्स इस पेपर से रिलेटेड है, इसमें आपको इस पेपर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिस जरिए से आप इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। मिसाल के तौर पे अखबार है और फेसबुक है। अब मैं अपनी ट्यूटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो मैं अगर अपना एडवर्टीजमेंट प्लेस करूंगा, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करूंगा, तो मैं कहाँ पब्लिश करूंगा? क्या मैं अखबार में पब्लिश करूं, या मैं फेसबुक पे करूं, या मैं टेलीग्राम पे करूं, या मैं व्हाट्सएप पे करूं? बेहतर क्या है? सोशल मीडिया ज्यादा बेहतर है या ये न्यूज़पेपर ज्यादा बेहतर है? डेफिनेटली ये सोशल मीडिया ज्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि एसीसीए के स्टूडेंट्स ज्यादातर सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो अखबार इतना नहीं पढ़ते। फिर भी अगर मैं अखबार में ऐड लगा देता हूँ तो क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा लोगों को, मेरी बात एसीसीए के स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी नहीं, रेलेवेंट ऑडियंस तक मेरी बात पहुंचेगी नहीं, और जो अखबार में ऐड पब्लिश करने की कॉस्ट है वो भी पैसे मेरे क्या हो जाएंगे? ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा देखें, अब आता है, अब बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट क्या है? ये पॉइंट किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कॉस्ट बेनिफिट से। देखें, इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए या इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप जो कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो बेनिफिट से कम होनी चाहिए। बेनिफिट से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये कहलाता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बात क्या है कि अब देखें, लेट सपोज मैं 5,000 रुपये लगा के एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ कहीं से, मैं 5,000 रुपीज लगा के कहीं से एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, लेकिन उससे जो मुझे बेनिफिट हो रहा है वो सिर्फ 2,000 रुपये का हो रहा है। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट है और ये मेरा बेनिफिट है। तो अब आप देखें कि ये मेरे लिए फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? जाहिर सी बात है, इसमें क्या हो गया? मुझे एक लॉस हो गया। कितने का? 3,000 रुपये का एक लॉस हो गया, क्योंकि मैंने कॉस्ट मेरी ज्यादा हो गई, जो मुझे फायदा हुआ इससे इतना नहीं हुआ, तो मेरा ओवरऑल क्या हो गया? लॉस हो गया। जब भी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हम लॉस के लिए नहीं करते बल्कि हम प्रॉफिट के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें कि जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन लाएं, वो उसकी जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, उससे जो आपको बेनिफिट है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इंफॉर्मेशन यूजर टारगेटेड होनी चाहिए। वही वाली बात है जो मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाई थी कि जिस शख्स को जरूरत है ना इंफॉर्मेशन की, उस शख्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना जरूरी है। इजी टू यूज, आप आसानी से इस्तेमाल कर सकें उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो या जिन लोगों को वो इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ऐसा ना हो कि उनको कोई मुश्किल पेश आए उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने में। मिसाल के तौर पे आपने इंफॉर्मेशन तो दी, आपने अपने मैनेजर को, अब फर्ज करेंगे आप कोई लेट सपोज आप खुद एक मैनेजर हैं। ठीक है, और आप कोई इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अपने सीनियर मैनेजर्स के लिए, आपसे जो ऊपर जो मैनेजर्स बैठे हैं अपने सीनियर मैनेजर्स के लिए। अच्छा, अब आप क्या करते हो कि आप ये इंफॉर्मेशन उनको देते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में। लेट सपोज आप उनको ये इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने सीनियर मैनेजर्स को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में, ये इंफॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पावर बीआई में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, लेकिन आपको ये बात मालूम नहीं थी कि आपके जो सीनियर मैनेजर्स हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के बारे में पता नहीं है, बल्कि वो क्या इस्तेमाल करते हैं? वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है, आपने जो इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन सब सही थी, अच्छी थी अपनी जगह, आपने काम भी बहुत किया, लेकिन आपने जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की वो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की फॉर्म में थी। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस्तेमाल करना चाहिए था, इंफॉर्मेशन यानी कि एक्सेल की स्प्रेडशीट्स बनानी चाहिए थी। एक्सेल में स्प्रेडशीट्स होती है ना, तो स्प्रेडशीट्स आपको बनानी चाहिए थी। आपने क्या किया, आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में डैशबोर्ड्स बना दिए। ठीक है, इंफॉर्मेशन अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये अब उनको नहीं आ रही समझ में, उनको नहीं आ रहा इस्तेमाल करना माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। ठीक है, तो गलती उनकी भी नहीं है। तो अब उनको एक सही फॉर्मेट में अगर आपने इंफॉर्मेशन दी होती, सूटेबल फॉर्मेट में दी होती, तो ये उनके लिए आसान होता इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना। लेकिन चूंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई का इस्तेमाल किया जो उनको नहीं आता इस्तेमाल करना, इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए। अब देखें, जहां पे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं, एक्यूरेट। ए फॉर एक्यूरेसी, सी फॉर क्लैरिटी, सी फॉर कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, कंसाइज, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, कॉस्ट। ये सब क्या है, ये सब सी से आ रहे हैं। यू फॉर यूजर टारगेटेड, आर फॉर रेलेवेंट, फिर एक और सी भी है कंप्लीटनेस के लिए, ए फॉर ए फॉर इसको आप यहां पे कर लें ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी या ऑथेंटिक, जो मैंने आपको बताया था ना कि सोर्स जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। टी फॉर टाइमली, ई फॉर इजी टू यूज। तो देखें ये कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इन 12 कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन 12 क्वालिटीज को आप इस निमोनिक से क्या कर सकते हैं, इस निमोनिक से आप क्या कर सकते हैं, इस निमोनिक से आप रिमाइंड कर सकते हैं। ये रिमोनिक जो है ये एक तरह का एक रिमाइंडर है इन क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने जहन में रखने का। इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है ना, वो क्या होती है, वो मॉनेटरी इंफॉर्मेशन होती है। मॉनेटरी टर्म्स में, पैसों की टर्म्स में जो हम एक्सप्रेस करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कुछ कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कुछ रेवेन्यू है, प्रोडक्ट से कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट जो है वो देखें, कॉस्ट हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लेट सपोज $2000 कॉस्ट है, $5000 रेवेन्यू है, प्रॉफिट $3000 है। ठीक है, तो देखें ये क्या है कि जो पैसों में हमने हमने बताया कि भाई सेल्स है, रेवेन्यू है, कितने की है, $5000 का रेवेन्यू है, $2000 की कॉस्ट है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट $3000 है। तो ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल फिगर्स हैं, फाइनेंशियल अमाउंट्स हैं, ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। देखिए डॉलर में एक्सप्रेस हो रहा है, करेंसी में एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस हो रहा है। ये क्या है, ये सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। नॉन फाइनेंशियल की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, कितने डिफेक्टिव आइटम्स हमने बनाए, इसके अंदर कहीं पैसों की बात नहीं है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ आइटम्स की। भाई 10 आइटम हमने हमने 100 आइटम बनाए थे जिसमें से 10 खराब निकले, जो हमने 10 गलत बनाए, डिफेक्टिव बनाए। ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात हम कर लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड,
एक कंपनी है कितने प्रोडक्ट्स बना रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड। एक कंपनी कितने प्रोडक्ट बेच रही है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। ये क्या है, ये नॉन फाइनेंशियल है ये सब। ठीक है, तो ये फर्क है फाइनेंशियल में और नॉन फाइनेंशियल में, कि फाइनेंशियल जो है ना वो फिर फाइनेंशियल पे फोकस होगी, और नॉन फाइनेंशियल जो है ना ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, ये यानी कि ये फाइनेंशियल नहीं होगी, यानी कि पैसों के उसमें बात नहीं होगी। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में पैसों की बात नहीं होगी, पैसों से हट की बात होगी। ठीक है, 3 टर्म्स है यहाँ पे, की टर्म्स है, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल। ये तीनों टर्म्स थ्रू आउट योर एसीसीए क्वालिफिकेशन जर्नी बार बार जो है वो पलट पलट के आपको आएंगी आपके सामने। प्लानिंग देखें, प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, कि प्लानिंग जो है ना, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं पिकनिक पे, पिकनिक पे जा रहे हैं, आपने प्लान किया कि आप पिकनिक पे जाएंगे, आपने डिसाइड किया कि आप पिकनिक पे जाएंगे, ये क्या है, ये प्लान है। 3 मुख्तलिफ जगहें हैं, ए बी और सी। इन तीन में से किसी एक जगह का आपको इंतखाब करना है, किसी एक जगह को आपको क्या करना है, किसी एक जगह को सिलेक्ट करना है। आप सिलेक्ट करते हैं सी, तो ये क्या है, ये डिसीजन मेकिंग है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग अमंगस्ट डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। मतलब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, उनमें से किसी एक को हमें चूज करना होता है। डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, किसी एक का इंतखाब करना होता है। ये क्या होता है, ये कहलाता है डिसीजन मेकिंग। कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है कि भाई मिसाल के तौर पे आपने सोचा था कि मैं $100 से ज्यादा पिकनिक पे खर्च नहीं करूंगा, लेकिन जब आप घर वापस आए आपको पता चला आपने 100 नहीं बल्कि $120 जो है वो आपने खर्च किए पिकनिक पे। फिर आपने जो है जब आप नेक्स्ट टाइम पिकनिक पे गए, तो आपने जो है वो अपने एक्सपेंसेस को इस तरह से मैनेज किया, अपने एक्सपेंडिचर को, कि आपने अपना एक्सपेंडिचर $100 से ज़्यादा नहीं होने दिया। तो आपने क्या किया कि आपने जो है वो अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल किया। जब आप पहली बार गए थे, जब आप पहली बार गए थे पिकनिक पे, तो उस वक्त आपने $120 खर्च कर दिए थे। ठीक है, तो मतलब कहने का मकसद मेरा यह है कि आपने सोचा था कि $100 खर्च करूंगा, आपने $120 खर्च कर दिए, इसका मतलब है कि आपने कंट्रोल नहीं कर पाए, आप अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर पाए। या आप इसको यूं भी समझ सकते हैं कि आपने सोचा था कि भाई मैं रात को 7:30 बजे से पहले, 7:30 से पहले मैं वापस आ जाऊंगा, हम लोग वापस आ जाएंगे, या आपके जो जिन लोगों के साथ आप जा रहे हैं, आप 7:30 बजे से पहले वापस आ जाएंगे, लेकिन वापस आते आते आपको 9 बज गए। ठीक है, तो आपने अपने टाइमिंग्स को कंट्रोल नहीं किया, तो ये होता है कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल का मकसद होता है कि आपने, मतलब कहने का ये है कि जो आपने, जैसा आपने सोचा है, आप बिल्कुल उसका अपने प्लान के मुताबिक लेके चलो, और उसको अपने प्लान को ना आप ऐसी जो जो आपने एक्टिविटीज प्लान की है उनको आप प्रॉपरली आप, यानी कि आप उनको सही से अचीव करो, उन एक्टिविटीज को जो आपने प्लान किया है, अपने प्लान को, आपने जो प्लान ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव करें। ये क्या है कि कंट्रोल है, यानी कि आप कंट्रोल करें, अपनी चीजों को कंट्रोल करके चलेंगे, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स खुद ब खुद क्या होंगे, अचीव होंगे। स्ट्रेटेजी और ऑब्जेक्टिव्स, ये मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी अभी के लिए बहुत आसान है, स्ट्रेटेजी को समझना बहुत आसान है। स्ट्रेटेजी क्या होती है, कोर्स ऑफ एक्शन। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव को अभी आप समझ लो कि ऑब्जेक्टिव होता है कि एम, मकसद। मिसाल के तौर पे मैं एक ऑनलाइन स्कूल रन कर रहा हूँ, ठीक है, एक ऑनलाइन मैंने अपना एक बनाया हुआ है,
एक टीचर्स का क्लैन है, एक टीम है, और हम लोग डिफरेंट पेपर्स एसीसीए के पढ़ाते हैं। मेरा मकसद है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आने वाले 3 सालों में मैं एक बहुत बड़ी वेबसाइट लॉन्च करूंगा, जहां पे मैं स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करूंगा, एसीसीए के स्टूडेंट्स को, सिमा के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं क्या करूंगा, फैसिलिटेट करूंगा। तो अब अपने इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैं जो रास्ता इख्तियार करूंगा, ये कहलाएगी मेरी स्ट्रेटजी। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होंगी, ये जब आप आगे जाएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटजी का मकसद क्या है, का मतलब क्या है कि वो रास्ता जो हम इख्तियार करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वो क्या है, वो स्ट्रेटजी है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा इवेंचुअल जो हमारा मकसद है, बिल आखिर जो हमें अपना मकसद अचीव करना है, जो हम मकसद हमें अपना हासिल करना है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो ये मेरा पहला लेक्चर है, ये मेरी पहली क्लास है ACCA F2 एग्जाम की। आई होप यू लाइक दिस सेशन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहिए तो आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक एंड टेलीग्राम। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो में जो है वो कुछ यूजफुल लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की, उन लिंक्स को भी इस्तेमाल करते हुए आप मुझसे बआसानी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट वॉज मोहित अहमद सिद्दीकी एंड होप टू सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।